कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और फ्री कोचिंग हम कॉमर्स में कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए प्रतिदिन वीडियो उपलब्ध कराते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हम ये क्वेश्चन आपको हल करके दिखाएंगे। अभी हम गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संस्थाएं हैं, उनके प्राप्ति भुगतान खाते कैसे तैयार किए जाते हैं वह समझा रहे हैं। इसके पश्चात एक दिन हम मैराथन क्लास रखेंगे जिसमें टोटल गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखांकन किस प्रकार किए जाते हैं, उसमें प्राप्ति भुगतान खाता, उसकी थ्योरी, आय व्यय खाता और उसकी थ्योरी एक ही वीडियो में पूरा समझाएंगे। लेकिन पहले हम प्राप्ति भुगतान खाता समझाते हैं, इसके बाद के वीडियो हम लेकर आएंगे आय व्यय खाते के, और उन्हें समझाने के बाद में सभी के अंत में एक मैराथन क्लास लेंगे। तो आज हम इस प्राप्ति भुगतान खाते को समझेंगे और आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें जरूर, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में अक्सर करके पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ कहा है कि साहित्य समिति की सूचनाओं के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2019 को बनाइए। तो आपको मालूम है कि जब प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है तो हम संस्था का नाम लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसे आपको हल करके पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ, और यहाँ पर जो नाम है हमारा साहित्य समिति नाम लिख देते हैं हम, और इसका जो खाता बनाने को कहा गया है प्राप्ति भुगतान खाता। तो साहित्य समिति का प्राप्ति भुगतान खाता, प्राप्ति भुगतान खाता, इस प्रकार हम हेडिंग डाल देते हैं। और इसके नीचे ठीक यहाँ पर जो डेट है वह डालते हैं, जो डेट लिखी है, और डेट जो लिखी है वह 31 दिसंबर 2019 को समाप्त वर्ष के लिए, समाप्त वर्ष के लिए। अब इसे हम बंद कर देते हैं, और जैसे खाते का प्रारूप होता है उसी प्रकार हम यहाँ पे प्रारूप तैयार कर देते हैं। इसके दो पक्ष हो जाते हैं। पहला पक्ष जो होता है वह डेबिट पक्ष होता है, और डेबिट पक्ष में हम समस्त प्राप्तियां लिखते हैं। जो भी हमें प्राप्ति होगी वह भी नगद में, और इस सत्र में जो प्राप्ति होगी वह लिखते हैं। और इन प्राप्तियों को लिखने के बाद में इसकी जो राशि होगी, अमाउंट जो होगी, वह अगले कॉलम में लिखेंगे। और दूसरा जो कॉलम बनेगा वो क्रेडिट पक्ष का होगा, और इस पक्ष में समस्त प्रकार के भुगतानों को लिखेंगे, और इसे हम भुगतान के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि यह एक वास्तविक खाते के रूप में आता है। प्राप्ति भुगतान खाता की प्रकृति जो है यह वास्तविक खाते की है, और वास्तविक खाते के सभी नियम हमें यहाँ पे लागू करने होते हैं। वास्तविक खाते का नियम होता है व्यापार में जो वस्तु आए उसे डेबिट कीजिए। अब आपको प्राप्त होगा यानी व्यापार में आएगा, इसीलिए जो प्राप्तियां होगी उसे डेबिट किया जाएगा। व्यापार से जो वस्तु जाए भुगतान होगा, यहाँ पर रोकड़ जाएगी, इसीलिए उसे क्रेडिट में लिखेंगे। यह आप नियम लिखिए। और अक्सर करके प्राप्ति भुगतान खाता किस प्रकृति का खाता है यह कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है यह वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है। अब लीजिए ये क्वेश्चन जो है इसे पढ़ते हम। यहाँ बैलेंस शीट दिया है, लेनदार और प्रारंभिक पूंजी यहाँ पे दी गई है। बैंक में रोकड़, सरकारी प्रतिभूतियां, मिलने वाला ब्याज, बकाया चंदा, पुस्तकें, मेज व कुर्सी, ये यहाँ पर आइटम्स दिए हैं। इन्हें हमने पढ़ा। इनके अमाउंट कुछ भी हो उसे हमें नहीं देखना है, क्योंकि अमाउंट कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन जो मदे हैं उन्हें बहुत गौर से देखना है। इसके बाद में यहाँ कुछ नोटिस दिया गया है कि आय जो है चंदे से प्राप्त हुआ है 2500 रुपए। आमोद प्रमोद की आय 1000 रुपए। यह आमोद प्रमोद का अर्थ आप समझें, आमोद प्रमोद का अर्थ है मनोरंजन। मनोरंजन से आय यहाँ पर 1000 रुपए। सिक्योरिटी पर ब्याज जो हमने गिरवी या रहन के रूप में रखा है उस पर ब्याज 175 रुपए। प्रवेश शुल्क 500 रुपए। पुरानी कुर्सियों की बिक्री से प्राप्त 75 रुपए। यहाँ पर सिक्योरिटी पर ब्याज अर्थात जो हमारे पास रहन रखा हुआ, हमने कहीं रखा हुआ है तो हमारे पास रखा है तो उस पर हमें ब्याज प्राप्त होगा, इसीलिए यहाँ आय में लिखा हुआ है।
अब देखिए व्यय, किराए के दिए 600 रुपए, छपाई के 150 रुपए, विज्ञापन जो किए 200 रुपए का, फुटकर खर्चे 55 रुपए के हुए, सरकारी सिक्योरिटी क्रय किए हमने यहाँ पर 2500 रुपए की हमने सरकारी प्रतिभूति का क्रय किया है। इसी प्रकार बकाया लेनदारों को दिए, जो लेनदार बकाया है उनको भुगतान किया 425 रुपए, मेज व कुर्सी का क्रय किया 400 रुपए का, उसके 300 रुपए की खरीदी, खेल कूद के वास्ते दिए 750 रुपए, और 31 दिसंबर को बकाया था यहाँ पर कि छपाई के 75 रुपए बकाए थे, किराए के 100 रुपए, चंदा के 325 रुपए और सिक्योरिटी पर ब्याज के 150 रुपए बकाया थे। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, सीधा सीधा एक सिरे से जो बकाया वाली मदें हैं इन्हें तो खारिज कर देना है, क्योंकि प्राप्ति भुगतान खाते में सिर्फ नगद व्यवहारों का ही लेखा होता है। जिस प्रकार से रोकड़ वही तैयार की जाती है उसी प्रकार से हम यहाँ पर प्राप्ति भुगतान खाता तैयार करते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द बैलेंस शीट की मदें और बकाया की मदों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, सीधे सीधे आय और व्यय की बात करेंगे। चंदे से प्राप्त हुआ हमको 2500 रुपए, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर चंदे से प्राप्त, और प्राप्त कितना हुआ हमें 2500 रुपए। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले भी हम लिखते हैं शेष लाया गया, और यहाँ पर आपने देखा पूरे सवाल में कहीं शेष कितना लाया है नहीं दिखाया गया है। अब ऐसी कंडीशन में यह पैसा जो है, रोकड़ जो है, ये हमें कहाँ से पता चलेगी? तो यह जो बैलेंस शीट बनी हुई है चिट्ठा, इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी रोकड़ है, यानी शेष कितना है। तो यह शेष हमारा 3000 रुपये है, और इसीलिए यह बैलेंस शीट दी गई है। इधर कहीं बकाया का जिक्र नहीं किया गया सवाल में, और यही थोड़े से घुमाव के कारण उन्होंने बैलेंस शीट दे दिया है। तो ये बात याद रखना आपको। इसके बाद देखिए चंदे से प्राप्त 2500 रुपए, आमोद प्रमोद की बात करते हैं हम। आमोद प्रमोद से आय, और यहाँ पर से आय कितनी हुई है हमें 1000 रुपए आमोद प्रमोद से आय हुई है। फिर सिक्योरिटी पर ब्याज मिला है हमको, सिक्योरिटीज पर ब्याज जो मिला है वह पूरा यहाँ प्राप्ति है 475 रुपए हमें मिला है, तो 475 रुपए हमने लिख दिया। इसी प्रकार प्रवेश शुल्क 500 रुपए है, तो हम लिख देंगे क्योंकि हमें यह पैसा मिला है, और जो मिला है वह डेबिट हो जाएगा, और उसे हम प्राप्ति पक्ष में लिख देंगे। तो प्रवेश शुल्क जो है वह प्रवेश शुल्क 500 रुपए यहाँ पे लिख दिया। और हमारे जो संस्थान वहां पर पुरानी कुर्सियों की बिक्री से प्राप्त, तो हमने जो पुरानी कुर्सी थी तो कुर्सी की बिक्री कर दिए, और बिक्री किए तो इस कुर्सी की बिक्री से हमें कितना रुपए मिला 75 रुपए यहाँ पे मिल गया, क्योंकि वह अब बैठने लायक नहीं थी, इसीलिए हमने उसे बेच दिया, ये समझिए। तो यहाँ से पैसा मिला। अब देखिए व्यय, खर्चे कहाँ पर हुए? तो व्यय भुगतान पक्ष में जाएंगे, क्योंकि पैसा गया है यहाँ से, और भुगतान किराए के दिए 600 रुपए, तो हम यहाँ लिखते हैं किराया, किराए के हमने दे दिए हैं 600 रुपए। और इसी प्रकार देखिए छपाई जो है 150 रुपए, छपाई 150 रुपए। अब यहाँ पर छपाई बकाया है 75 रुपए, यह भी बात कही गई है, लेकिन हमें यह बात ध्यान नहीं रखनी है, क्योंकि यहाँ पर अदत्त की बात नहीं की गई है। जो व्यय हुए, जो भुगतान कर दिए गए हैं उनकी बात है। तो हमारे जेब से छपाई के 150 रुपए जा चुके हैं, इसीलिए ये 75 रुपए और देना अभी बाकी है, वो नहीं दिए हमने। अब देखिए आगे, इसके बाद में विज्ञापन की बात करते हैं, और विज्ञापन कितना है? विज्ञापन हमने 200 रुपए का किया है, और जितना रुपए का हमने विज्ञापन किया है वो पूरा लिख देंगे। इसके बाद में विज्ञापन के बाद देखिए फुटकर खर्चे जो हैं 55 रुपए हैं, तो फुटकर जो खर्चे होंगे, फुटकर खर्च 55 रुपए हुए, वह लिख दिया हमने जितना हुआ। सरकारी सिक्योरिटी क्रय, हमने यहाँ पर और सरकारी प्रतिभूति खरीद ली है, सरकारी प्रतिभूति
क्रय किया हमने 2500 रुपए का, और यहाँ पर 2500 लिख देंगे क्योंकि 2500 रुपए हमारी तिजोरी से जा चुके हैं, 2500 रुपए चले गए। अब देखिए बकाया लेनदारों को दिए 425 रुपए, तो बकाया लेनदारों को दिए, और जो राशि दी गई है बकाया लेनदारों को 425 रुपए, वह लिख देते हैं। 425 रुपए दे दिया हमने। इसी प्रकार देखिए मेज व कुर्सी पर व्यय हुए, यानी हमने खरीदा है, यहाँ पर मेज खरीद लिया, मेज व कुर्सी संस्था में जरूरी था इसलिए मेज व कुर्सी क्रय, यहाँ पर हमने क्रय किया है 400 रुपए की मेज व कुर्सी। और इसी प्रकार आप देखिए पुस्तकें भी 300 रुपए की हमने खरीदा है, तो हम लिखते हैं पुस्तकें, और पुस्तकें हम 300 रुपए की यहाँ पर लिख देते हैं। पुस्तकों के बाद खेल कूद के वास्ते दिए, तो खेल कूद के लिए हमने यहाँ पर खर्च किए, और खेल कूद व्यय के नाम से हम यहाँ लिख देंगे, और 750 रुपए हमने यहाँ पर व्यय किए। अब यह समायोजन जो बकाया की बात की जा रही है, किराया, तो ये किराया अदत्त है, चंदा अदत्त है, सिक्योरिटी पर ब्याज अदत्त है, अर्थात जो बकाया है जिसका हमने भुगतान नहीं किया है, इसीलिए उसे हम लेखा नहीं करेंगे, और जो व्यय हुए हैं उनका यहाँ पर हमने लेखा कर लिया है। और अब यहाँ पर ऐसी कोई भी मद बाकी नहीं रह गई है जिसका लेखा किया जाए। यहाँ पर सरकारी प्रतिभूति, ये पिछले वर्ष का बैलेंस शीट 31 दिसंबर का है, इसलिए यहाँ पर ये सब बातें इधर एडजस्ट की गई है आय और व्यय में, और हम सिर्फ प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति और भुगतान की ही बात करते हैं, आय और व्यय की ही बात करते हैं। यहाँ पे यह रोकड़ खाता की समान सेम खाता है। तो देखिए अब इनका योग करते हैं हम यहाँ पर, और योग करेंगे तो योग करने पर कितना योग आएगा, तो इसको जोड़ते हैं हम पूरा, और 3000, 2000, 2500, 1000, 475, 500 और 775, कुल मिलाकर 7550 रुपए यहाँ पर होते हैं। और इस तरफ का योग करते हम 600 धन 150, 750, 255, 2500, 475, 400, 300 और 750, सभी का हमने जोड़ लगाया तो 5380 योग आता है, और यहाँ का 7550 जो योग बड़ा है, यानी 7550 बड़ा है, तो वह लिख देंगे। और जो अंतर आ रहा है इसे हम रोकड़ शेष ले गया के नाम से लिखते हैं। अब इसमें से घटा देंगे हम, तो 2170 का यहाँ पे अंतर आता है, यह रोकड़ शेष 2170 लिख देंगे, और दोनों तरफ का योग एक जैसा हो जाएगा। इस प्रकार यह सवाल हल करना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। नमस्कार।